अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बटन मशरूम का उत्पादन कम लागत में एक अधिक आय का जरिया। असिंचित, सिंचित एवं देरी की दशा में बुआई हेतु गेहूं की उन्नतिशील प्रजातियां। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। मौसम के अनुरूप अलग अलग प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है और अभी बटन मशरूम की खेती का उपयुक्त समय चल रहा है। तो अगर आप बटन मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह से। अगर आपको दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनानी है तो देखें, दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनाने के लिए जो प्रथम बिंदु है वो है आपको वातावरण चाहिए, जिसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट बटन मशरूम के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापक्रम होना चाहिए एवं 80% से लेकर के और 90% के बीच में आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपोस्ट की बात करते हैं। कंपोस्ट एक कृत्रिम ढंग से बनाया हुआ ऐसा माध्यम है जिसके ऊपर मशरूम की खेती की जाती है। कंपोस्ट बनाने के लिए गेहूं का भूसा या धान का पुआल जो भी आप ले रहे हैं उसको 2-3 दिन तक अच्छी तरह से पानी में उलट पुलट करके पक्के फर्श के ऊपर भिगोएं। भिगोने के पश्चात अगर आपको दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनानी है तो देखें, दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि नाइट्रोजन के लिए खाद है, इसका 3% मात्रा मिलाएं। सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास प्रत्येक 1% मिलाएं। गेहूं का चोकर 10% मिलाएं। जिप्सम 10% मिलाएं। मिलाने के बाद इसकी ढेर जो बनाएं उसको आप 1.5 मीटर चौड़ाई में और 1.25 मीटर ऊंचाई में आपको डालना है। जो आपके पास जगह उपलब्ध है उसके अनुसार लंबाई आप रख सकते हैं। लेकिन ढेर की पलटाई, पहली पलटाई 6वें दिन, दूसरी पलटाई 10वें दिन, उसके बाद हर 2 दिन छोड़ करके पलटाई करें। कुल पलटाई की संख्या 6 से 8 होगी और आपकी कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। जब ये कंपोस्ट तैयार होगी तो इसमें अमोनिया की गंध नहीं होनी चाहिए। आप कंपोस्ट को अपने हाथ की मुट्ठी में अच्छी तरह दबाएं। उसमें से पहली चीज़ तो पानी नहीं टपकना चाहिए, लेकिन आपकी हथेली जो है वो नम हो जानी चाहिए। इस प्रकार जब आप कंपोस्ट बना लेते हैं तो इस कंपोस्ट को आप अपने फसल कक्ष में, जैसा कि आप ये फसल कक्ष देख रहे हैं, ये एक झोपड़ी है। इसके भीतर ये 4 सतह में ये बांस के ही बने हुए रैक लगाए गए हैं जिसमें पॉलीथीन सीट बिछा करके कंपोस्ट को भरा गया है। इन रैकों में पहले आप कंपोस्ट को 6 से 9 इंच तक भर लें। भरने के बाद फिर बीज को इसके ऊपर से डालें और अच्छी प्रकार से मिला दें।
देखिए, बिजाई के लिए आपको कंपोस्ट में 0.75% मशरूम का स्पान या बीज जिसको आप कहते हैं मिलाना है। मिलाने के बाद अच्छी तरह से इसको बराबर कर दें। फिर इसे स्टरलाइज किए हुए, निर्जीवीकृत किए हुए अखबारी कागज से ढक दें। ढकने के पश्चात 2% के फार्मेलिन के घोल का छिड़काव कर दें और प्रतिदिन सुबह और शाम हल्का सा पानी का छिड़काव अखबारी कागज के ऊपर करते रहें, जिससे कि अंदर की नमी सुरक्षित रहे। जिस दिन आप बिजाई करेंगे उसके 12 से 15 दिन में बीज का फैलाव पूरा हो जाएगा। तो पूरी फफूदी, बटन मशरूम की फफूदी जो आपने स्पान मिलाया है इसमें, वो पूरी फैल जाएगी। फिर आप अखबार को हटा दें और निर्जीवीकृत केसिंग सॉयल, जिसे आवरण मृदा कहते हैं आप, इस आवरण मृदा को 4 सेंटीमीटर अखबार हटा करके और इस जो मशरूम की बेड है जिसमें कि कंपोस्ट और स्पान डाल रखा है आपने, पूरा फफूदी फैली हुई है, इसके ऊपर से डाल दें और डालने के बाद हल्का सा 2% फार्मेलिन घोल का छिड़काव कर दें। प्रतिदिन पानी सुबह शाम देते रहें और आप देखेंगे कि 12 से 15 दिन के बाद इसकी आरंभिक अवस्था निकलना आरंभ हो गई है और जो कि अगले 3-4 दिन में बढ़ करके तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगी और ये निरंतर 60 दिनों तक निकलते रहते हैं। किसान भाइयों, यदि आप बटन मशरूम की खेती करते हैं तो इससे आपको आर्थिक लाभ कितना पहुंचेगा। देखें, अगर आपने 30 फीट लंबी, 17 फीट चौड़ी और 8 से 14 फीट ऊंची झोपड़ी बना रखी है मशरूम उगाने के लिए और इसके भीतर 4 सतहों में आपने रैक लगा रखे हैं और इसमें हमने 5 टन कंपोस्ट लोड कर रखी है और इस 5 टन कंपोस्ट से लगभग 1 टन हमें मशरूम प्राप्त हो जाता है 60 दिन के भीतर। तो 1 टन मशरूम हुआ और 1 टन मशरूम की जो बाजार में बिक्री है वो कम से कम जो है वो 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 1 टन का 50,000 रुपया हो गया। कंपोस्ट और श्रम या श्रमिकों पर आया व्यय, हर एक खर्च को अगर हम जोड़ देते हैं तो पहली बार में हमको थोड़ी आमदनी जरूर कम लगेगी, तब भी हम 10 से 11,000 रुपया पहली बार में बचा लेंगे। मशरूम की इस खेती में, इस प्रकार की खेती में आप जितना धन लगाते हैं उसका दुगुना आपको मुनाफा होता है। जैसे कि अगर आपका 25,000 रुपया खर्च हो रहा है तो 50,000 रुपये का मशरूम बिक रहा है और 25,000 रुपया आपको शुद्ध लाभ हो जा रहा है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। असिंचित, सिंचित एवं देरी की दशा में बुआई हेतु गेहूं की उन्नतिशील प्रजातियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खाद्यान्न फसलों में गेहूं का एक प्रमुख स्थान है। अतः हमारे प्रदेश के जो किसान भाई इसकी बुआई करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी असिंचित, सिंचित और देर की दशा में बोई जाने वाली प्रजातियों का चयन कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर विकास कुमार से। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि जो हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उन्नतशील प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का किस समय पर बुआई करें ताकि वो अधिकतम हमें उत्पादन प्राप्त करा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं समय से बुआई हेतु ऐसी प्रजातियां जो सिंचित क्षेत्र के लिए हैं। DBW88 एक ऐसी प्रजाति है जो सिंचित क्षेत्र के लिए समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। उसके बाद HD 2967 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है और ये भी समय से बुआई के लिए प्रजाति है। इसके बाद HD 3086 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली नई प्रजाति है जो हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है।
ये जो प्रजातियां मैंने आप लोगों को बताई है, इनका जो समय है वो 10 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होगा। जो और वैरायटियां हैं जैसे WH 1105 है, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली, लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन ये हमारी प्रजातियां देती है। और इन प्रजातियों का जो समय पर हम बुआई करते हैं तभी ज़्यादा लाभ है। यदि हम अगेती प्रजाति को पछेती में बुआई कर देंगे और पछेती प्रजाति को अगेती में बुआई कर देंगे तो ऐसा करने पर हमारी फसल में लोजिंग की संभावना, गिरने की संभावना बढ़ जाएगी और उसका उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी समय से बुआई वाली प्रजातियां हैं उनको अधिक लंबी अवधि चाहिए अपना पूरा जीवन काल पूरा करने के लिए, और जो पछेती प्रजातियां हैं वो दिसंबर में बुआई होती है और अप्रैल में जाकर मैच्योर हो जाती है, उनको कम अवधि चाहिए होती है। जो हम अगेती प्रजातियों की बात कर रहे हैं ये लगभग 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। इसीलिए क्योंकि इनका समय अवधि 130 से 135 दिन है, इनको नवंबर में बुआई के लिए रिकमेंड किया जाता है। और यदि हम इन प्रजातियों को लेट बुआई करते हैं तो ये अपना जीवन चक्र, पहले जमाव, फिर टिलरिंग, कल्ले लेने का समय और फिर वानस्पतिक वृद्धि और फिर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब बाली बनने की अवस्था, ये सारा जीवन चक्र अपना पूरा करने के लिए इनको समावधि कम रहेगी, जिस कारण इसमें दानों की संख्या कम से कम बन। किसान भाइयों, मैं यहीं पर एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो हम समय से प्रजातियां जो हमारी रिकमेंड की जाती है और उनको हम समय से बुआई नहीं करते हैं और समय निकलने के उपरांत बुआई करते हैं तो प्रतिदिन 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर डे की मिनिमम हमारे गिरावट आती है उसके उत्पादन में। जितना दिन हमारे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही उसमें उत्पादन का स्तर गिरता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमारी जो समय से बुआई वाली प्रजातियां हैं आप उनकी बुआई 10 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर की अवधि में अवश्य कर दें। जो हमारी समय से प्रजाति बुआई है उसमें हमारी प्रजाति HD 3086 है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका औसत उत्पादन 54 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है। यदि हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन लेना चाहेंगे तो समय से इसकी बुआई करें। इसी के साथ साथ एक और अच्छी नई प्रजाति है DBW 88 के नाम से। ये प्रजाति गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, उसके द्वारा विकसित की गई प्रजाति है और इस प्रजाति का भी उत्पादन आपका 54 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की ही क्षमता है। ये प्रजातियां हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देने के लिए अच्छी प्रजातियां हैं। सिंचित दशाओं में समय से बुआई के लिए दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप अन्य प्रजातियां जो हमारी पहले से हमारे क्षेत्र में चली हुई है जैसे DPW 621-50 प्रजाति है जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा एक प्रजाति और है समय से बुआई के लिए PBW 550। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो हमारी सैंडी सोयल है, रेतीली जमीन है, उनके लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। क्योंकि इस प्रजाति की एक सबसे अच्छी खास विशेषता है ये अन्य प्रजातियों की तुलना में जल्दी पककर तैयार हो जाती है, जिस कारण यदि रेतीली जमीन में जो आखिरी सिंचाई की अवस्था होती है यदि उस समय किसान भाई पानी लगाते हैं तो फसल गिरने की संभावना रहती है और यदि पानी नहीं लगाते हैं तो दाना सिकुड़ा हुआ बनता है। उस दशा में PBW 550 वैरायटी मोटा दाना और जल्दी पककर तैयार हो जाने के कारण उसका दाना मोटा और अच्छा स्वस्थ दाना उसमें तैयार होता है। इसलिए समय से बुआई के लिए PBW 550 वैरायटी भी रेतीली दशाओं के लिए अच्छी उत्पादन देती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ऐसी दशाओं में जहां पर पानी की व्यवस्था न हो, असिंचित दशाओं के लिए समय से बुआई हेतु असिंचित दशाओं में दो प्रजातियां हैं हमारी PBW 644 और HD 1080। ये दोनों प्रजातियां असिंचित दशाओं में हमारे किसान भाइयों को समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। इनका औसत उत्पादन उन दशाओं में भी 40 से 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन सावधानी यही रखें कि यदि आप समय से बुआई करेंगे तभी ये उतना अच्छा उत्पादन दे पाएगी। यदि आप इनकी बुआई देरी में करेंगे तो तब ये उतना अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त नहीं हो पाए। किसान भाइयों, ये हमने अभी तक जो आपसे बात की ये सिंचित असिंचित समय से बुआई के लिए हमने बात की है। अब बात करते हैं पछेती बुआई के लिए, देरी से बुआई के लिए, जिसका समय हमारा 1 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक का समय अधिकतम समय होता है। उसके बाद यदि हम गेहूं की फसल की बुआई करते हैं तो हमारा उत्पादन उतना अच्छा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि तापमान
कम रहता है तो पहले पौधे को जमाव में ही समस्या रहती है कि उसका जमाव कम हो पाता है। दूसरा, जो टिलरिंग कल्ले लेने के लिए 16 से 20 डिग्री का तापमान पौधे को चाहिए, वो दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में तापमान उसकी आवश्यकता से अत्यधिक कम होने के कारण वो कल्ले लेने की क्षमता उस पौधे में नहीं रहती है। इसीलिए जितना पछेती का समय होगा उसमें कल्ले की मात्राएं घट जाएगी, उतने कल्ले पौधे में कम होंगे। जिन परिस्थितियों, यदि हम समय से बुआई की बात कर रहे थे तो उसमें हमें बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इसीलिए हमारी पछेती प्रजातियों में बीज की मात्रा हमें बढ़ानी होती है। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको कुछ पछेती प्रजातियों के बारे में जानकारी देता हूँ। DBW 90 ये ऐसी प्रजाति है जो पछेती में नई प्रजाति है और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। इसके बाद बात आती है PBW 590, ये भी हमारी पछेती में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है, जो लगभग 48 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन पछेती अवस्थाओं में भी सिंचित दशाओं में दे सकती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी प्रजाति है HD 1021, ये पछेती अवस्थाओं में जो देरी से बुआई के लिए गेहूं की हम प्रजातियां सेलेक्ट करते हैं उनमें बहुत अच्छा उत्पादन। इस 1021 प्रजाति का एक और खास गुण है कि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो चौड़ी होती है, और दूसरा दाना अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे मोटा दाना इसका होता है, जिसके कारण इसका उत्पादन भी किसान भाई अच्छा प्राप्त करते हैं। और यदि साधारण तौर पर हम प्रजातियों की बात करेंगे तो एक साधारण जो औसतन किसानों के पास आजकल प्रजाति मिलती है PBW 343 समय से बुआई के लिए होती थी, जो अब इतनी अच्छी नहीं चल रही है। जो पछेती बुआई के लिए है वो है PBW 373, जो एक सामान्य प्रजाति है जो पहले से काफ़ी लंबे समय से हमारे किसान भाइयों के पास है। आप जहां तक संभव हो आप ये जो मैंने अन्य प्रजातियां बताई हैं आप इनका इस्तेमाल करें और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। वंदनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह बारिश न होने तथा दिन के तापमानों में संभावित गिरावट होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की पकी फसल की कटाई, मड़ाई, सफाई आदि के कार्यों में और तेजी लाएं। दिन के समय संभावित धूप खिली रहने के मद्देनजर अनाज को सुखाएं तथा रात्रि के समय हल्की ओस पड़ने के कारण सायं होते ही अनाज को तिरपाल से ढक दें तथा उचित विधि द्वारा भंडारण करें। ध्यान रखें कि भंडारण के समय दानों में 12% से अधिक नमी न हो। अतिरिक्त अनाज को बाजार भिजवाएं। बड़े आकार के खेतों में कंबाइन की सहायता से कटाई मड़ाई कराएं, लेकिन कंबाइन का प्रयोग करने से पूर्व खेत के अंदर की मेड़ों एवं नालियों को फावड़े की सहायता से तुड़वा दें। धान की फसल के बाद जो किसान भाई जीरो टिलेज पद्धति द्वारा गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, वे कंबाइन द्वारा जमीन से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर से धान की कटाई कराएं तथा हल्का पुआल खेत में ही फैला रहने दें, जिससे खेत में नमी संरक्षित रह सके। अन्यथा गेहूं की बुआई हेतु खाली खेतों की जुताई करें। जौ एवं जई की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः किसान भाई जौ एवं जई की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की बुआई करें। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर कम मृदा नमी वाले खेतों में पलेवा करें। तैयार खेतों में उचित मृदा नमी की दशा में बुआई हेतु जौ की मुख्य प्रजातियों जैसे ज्योति, विजया या जागृति एवं जई की UPO 50, UPO 94, UPO 212, JHO 822,
कैंट आदि में से ही किसी प्रजाति के बीज का चयन कर 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में बुआई करें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मृदा परीक्षण न करा पाए हों तब बुआई के समय संतुलित पोषक तत्व देने हेतु आखिरी जुताई पर 40 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें। ध्यान रखें कि बीज के अच्छे जमाव हेतु खेत में 15 से 20% मृदा नमी होना आवश्यक है, अन्यथा कम नमी की दशा में बुआई करने पर बीज जमाव एवं कल्लों की संख्या 10 से 15% कम हो जाती है। अतः जिन खेतों में कम नमी हो उनमें इस सप्ताह पलेवा करें। मूंगफली की पकी फसल की खुदाई करें। मूंगफली की पकी फसल की पहचान हेतु देख लें कि मूंगफली के छिलकों के ऊपर नसें उभरने लगती हैं, भीतरी भाग कथई रंग का तथा दाने गुलाबी रंग के हो जाते हैं। ऐसी पकी फसल की खुदाई कर धूप में भली भांति सुखाएं तथा उचित विधि द्वारा भंडारण करें। चारे की बरसीम एवं शरतकालीन गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहेगा। अतः जो किसान भाई अभी तक इसकी बुआई न कर पाए हों वे उचित मृदा नमी की दशा में इनके उन्नत किस्मों की बुआई इस सप्ताह करें। ध्यान रखें कि गन्ने की सहफसली खेती हेतु बुआई 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रिजर द्वारा बनाई गई पंक्तियों में ही करें व अच्छे अंकुरण हेतु बुआई के समय उचित मृदा नमी रखें। आम, अमरूद, लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के बागों की जुताई करें, जिससे मृदा में वायु का संचालन बढ़ सके तथा खरपतवार भी नष्ट हो जाएं। तैयार खेतों में आलू की अधिक पैदावार लेने हेतु सफेद कंदों वाली मुख्य किस्मों जैसे कुफरी जवाहर, कुफरी अशोक, कुफरी आनंद, कुफरी पुष्कर, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2 आदि अथवा लाल कंदों वाली प्रमुख किस्मों जैसे कुफरी सिंदूरी या कुफरी लालिमा में से किसी किस्म को चुनें। बीज की मात्रा 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ रखें। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें तथा मेड़ की सतह से 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं। रात्रि के तापमानों में संभावित गिरावट एवं ओस के मद्देनजर पशुपालक भाई नवजात बछड़ों एवं बछियों को ठंड से बचाने हेतु सायं होते ही टाट से ढक दें तथा रात्रि के समय अंदर बांधना प्रारंभ करें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है घोरी पट्टी पीलीभीत के रहमान अहमद ने। आपने रसायन मुक्त केला पकाने की तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हिंदुस्तान में सभी जगह पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जैसे कई विधियों द्वारा कृषि में प्रगति की जा रही है, हम भी केले में आधुनिक पद्धति द्वारा केले को पकाया जा रहा है। एथिलीन गैस के द्वारा पकाया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसमें केले के कोई भी पोषक तत्व एवं विटामिन खत्म नहीं होते हैं। इस विधि में बिना पके फलों को हवा बंद कमरे या कम लागत वाली पाली चैम्बर में कैरेट या ट्रे में क्रमबद्ध रख देते हैं। यदि कम मात्रा में फलों को पकाना हो तो प्रेशराइज्ड इथाइलिन भरें। डब्बों के द्वारा कैरेट या ट्रे में रखे फलों के ऊपर इथाइलिन का आवश्यकता अनुसार छिड़काव करते हैं और यदि बड़ी मात्रा में फलों को पकाना हो तो एडाप्टर से संचालित होने वाले इथाइलिन वाले बड़े केन का प्रयोग करते हैं और इस विधि में पहले हवा बंद कमरे में कैरेट या ट्रे में फलों को रखते हैं तथा केन के ढक्कन को हटाकर उसमें एडाप्टर लगाते हैं तथा एडाप्टर के द्वारा आवश्यकता अनुसार इथाइलिन बाहर निकालते हैं तथा कमरे में रखे फलों पर फैल जाए इसलिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में 100 ppm इथाइलिन 3 गुना 3 गुना 3 मीटर आकार वाले कमरे जिसमें 2 टन फल रखे जा सकते हैं वह आसानी से 24 से 48 घंटे में पकाया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मृदा की उर्वरता बनाए रखने और फसलों से अधिक उपज हेतु मृदा परीक्षण पर जानकारी। जौ की अधिक उपज वाली प्रजातियां और बुआई की तकनीकी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।